हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम रुक्मिणी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसमें हम जीके जीएस के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। बाकी और सब्जेक्ट के लिए इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे? वंदे मातरम किसकी पत्रिका थी? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैडम भीकाजी कामा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम पत्रिका की शुरुआत 1909 में मैडम भीकाजी कामा ने पेरिस में किया था। 1909 में पेरिस में इसकी शुरुआत मैडम भीकाजी कामा ने किया था। ध्यान रखिएगा, अरविंद घोष की पत्रिका का नाम भी आपका वंदे मातरम है। टीआरई 3 में पूछा गया था ये प्रश्न। ठीक है, दोनों की पत्रिका का नाम क्या है? तो वंदे मातरम। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर को लगाइएगा। ठीक, मैडम भीकाजी कामा की बात करते हैं तो इन्हें भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। इनके बारे में एक प्रश्न कई बार बनता है कि विदेश की धरती पर सर्वप्रथम झंडा किसने फहराया था? तो विदेश की धरती पर सर्वप्रथम झंडा मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था। कब फहराया था? तो 1907 में फहराया था। कहाँ पे? तो जर्मनी के स्टुटगार्ड में सर्वप्रथम इन्होंने झंडा फहराया था। ठीक, तो सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कई सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये किसके समय में तैयार किया गया था? तो ये तैयार किया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है, तैयार कब किया गया था, किसके समय में? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में से तैयार किया गया था। लेकिन इसे लागू कब किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में से लागू किया गया। कब? 1856 में। यानी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? तो 1856 में आया था। किसके समय में? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था। लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं तो ये भारत का प्रथम वायसराय था। ठीक है, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और इसी के समय में 1857 की क्रांति भी हुई थी। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रश्न मैं अपने प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूं। त्रिपुरी संकट के समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरी संकट कब हुआ था? तो 1939 में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारामैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन कुछ समय बाद विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसी को क्या कहा जाता है? तो इसी को त्रिपुरी संकट कहा जाता है। और इनके बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने जब इस्तीफा दे दिया था उसके बाद उन्होंने 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसके भी अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस उसके अध्यक्ष थे। इसको भी आप लोग ध्यान रखिए। ठीक, नेक्स्ट, 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में पाश्चात्य भाषा, शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वुड डिस्पैच कब आया था? तो 1854 में यह आया था। इसमें पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसने उच्च शिक्षा का माध्यम क्या माना था? तो उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को माना था। और प्राथमिक स्तर की शिक्षा का माध्यम क्या माना था? तो स्थानीय भाषा को जो है प्राथमिक स्तर की शिक्षा का माध्यम माना था। इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसे अंग्रेजी भाषा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, भारत में इसे अंग्रेजी भाषा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ?
साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? तो मैंने बताया था कई बार इसके बारे में। ऑप्शन सी, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 8 नवंबर 1927 को इसका गठन किया गया था। संवैधानिक सुधारों की जांच के लिए इसका गठन किया गया था। और ये भारत कब आया था? तो ये 3 फरवरी 1928 को यह भारत आया था। इसमें टोटल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे और सभी क्या थे? इसमें अंग्रेज थे। इसीलिए इसे क्या कहा गया? इसीलिए इसे श्वेत कमीशन कहा गया और इसीलिए इसका विरोध भी किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी लाने की घोषणा कब की गई थी? 1911 के दिल्ली दरबार में इसकी घोषणा की गई थी और स्थानांतरित कब हुई थी? तो 1912 में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? सभी को पता होगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। कब किया था इन्होंने? 1917 में। और ये चंपारण कहाँ पे है? तो बिहार में। पूछा जाता है किसके बुलावे पे गए थे यहाँ पे? तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे यहाँ पे गांधी जी गए थे। ठीक है, और ये किसके विरुद्ध हुआ था? तो 3 कटिया पद्धति के विरोध में यह सत्याग्रह हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसने किया था? तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने। ये तो आपका सही है। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने किया था, लेकिन इसमें दिया देवेंद्र नाथ टैगोर, तो ये गलत हो जाएगा। तो यही आपका सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने किया था। देवेंद्र नाथ टैगोर ने किसकी स्थापना किया था? तो 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इन्होंने किया था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। ये सही है। इसमें पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका आरंभ मेरठ में सैन्य विद्रोह से हुआ और शीघ्र ही व्यापक स्तर पर फैलकर ब्रिटिश शासन के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में परिलक्षित हुआ? मेरठ से किसकी शुरुआत हुई थी? सभी को पता होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय विद्रोह यानी 1857। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। और किसके समय में हुआ था? उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का? तो लॉर्ड कैनिंग। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इनमें से किसने नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने हेतु नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी? नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में इसकी स्थापना इन्होंने किया था। कब किया था? तो 1894 में इसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने। ये सब मैं करा चुका हूँ अपने प्रैक्टिस सेट में। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? डीपीएसपी का गांधीवादी सिद्धांत पूछ रहा है, इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्राम पंचायत का गठन करना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह किस आर्टिकल में है डीपीएसपी में? तो ये आर्टिकल 40 में है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं डीपीएसपी में गांधीवादी सिद्धांतों की, तो कौन कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 40 हो गया आपका। आर्टिकल 43 भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपका गांधीवादी सिद्धांत है। आर्टिकल 43 बी भी आपका है। आर्टिकल 46 है, आर्टिकल 47 और आर्टिकल 48, ये सब आपका डीपीएसपी में गांधीवादी सिद्धांत है। बात करें अगर हम डीपीएसपी की, तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया है। अगर पूछा जाए किस भाग में है, तो संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल की बात करें
तो 36 से लेकर 51 में इसका उल्लेख है। और ये कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और ये कल्याणकारी राज्य की बात करता है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो आप सभी को पता होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें है? तो आर्टिकल 23 और 24 में आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में डैश समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी है। तो किस जनजाति को? ऑप्शन ए गोंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा ना चलाया जाए और ना उसे दंडित किया जाए? इंपॉर्टेंट है। तो ये किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20(2). ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 20(2) में आपका क्या है? दोहरे दंड से संरक्षण है, यानी एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। ठीक है, ये किसमें कहा गया है? तो आर्टिकल 20(2) में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या है? मूल अधिकार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? तो ऑप्शन बी राजस्थान। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमनद प्रवाह द्वारा उत्कीर्ण की गई पहाड़ियों की एक अंडाकार श्रृंखला का नाम बताइए। हिमनद प्रवाह द्वारा उत्कीर्ण अंडाकार पहाड़ी का नाम क्या है? तो ड्रमलिंस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रमलिंस। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो ऑप्शन सी 74.04%। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो 82.14% पुरुष साक्षरता दर है। महिला की बात करते हैं तो 65.46 महिला साक्षरता दर है। अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य कौन सा है साक्षरता वाला, तो केरल जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार जो है सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। नेक्स्ट है, आबनूस, महोगनी और शीशम के पेड़ किस प्रकार के जंगल का हिस्सा है? ये भी मैं करा चुका हूँ। आबनूस, महोगनी और शीशम किस प्रकार के जंगल का हिस्सा है? तो ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वन जो है कहाँ पे उगते हैं? तो जहाँ पे आपका उच्च तापमान होता है और अत्यधिक वर्षा होती है, वहाँ पे कौन से वन होते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए तमिलनाडु। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कुल्ल के नाम से जाने जाने वाली पारंपरिक नहर सिंचाई पद्धति के लिए प्रख्यात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो पूर्णिया में सर्वाधिक जूट होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पूछा जाए सर्वाधिक जूट कहाँ पे होता है, तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट होता है। ठीक है, बिहार में कहाँ पे होता है? तो पूर्णिया में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? कई बार करा चुका हूं। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने और मोहम्मद जुबेर ने। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। ठीक है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसकी सहायता से रैंप योजना को एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर बनाने हेतु शुरू किया गया? किसकी सहायता से रैंप योजना शुरू किया गया है? तो विश्व बैंक की सहायता से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें विश्व बैंक की तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो 2006-07 के लिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? सभी को पता होगा बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो बांकीपुर पटना में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? तो 1912 में पहला अधिवेशन हुआ था। अगर हम बात करते हैं इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आर्यन मधोलकर। आर्यन मधोलकर इसके जो है अध्यक्ष थे। देखिए बिहार में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए थे। पहला आपका 1912 में, कहाँ पे? पटना बांकीपुर में। दूसरा आपका 1922 में कहाँ पे हुआ था? गया में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास जो है इसके अध्यक्ष थे। तीसरा अधिवेशन 1940 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो आपका रामगढ़ में तीसरा अधिवेशन हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। तो ठीक है, बिहार में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए थे। तीनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, मई 2024 में वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने करंट अफेयर में इसको करा रखा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संजय कुमार मिश्रा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। बात करें जीएसटी की तो जीएसटी भारत में कब शुरू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को। एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, जीएसटी परिषद पूछा जाता है। जीएसटी परिषद किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 279A में जो है आपका क्या है? जीएसटी परिषद है। नेक्स्ट है, भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा किस राज्य में किया गया? ये सब जो मैंने करंट अफेयर सीरीज चलाया है उसमें सारे प्रश्न हैं। अगर आपने वो देखा होगा तो आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा किस राज्य ने किया है? तो ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा राज्य किया है? तो उत्तराखंड किया है। ठीक है, उत्तराखंड। तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 मई। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ने यूपीआई जैसी त्वरित भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए साझेदारी की है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नामीबिया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यूपीआई भारत ने कहाँ कहाँ दिया है? तो ध्यान रखिएगा, फ्रांस में दिया है, और कहाँ? श्रीलंका में, मॉरिशस में, नेपाल में, यूएई में, और भूटान, और अब नामीबिया। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की पहली ई स्पोर्ट अकादमी कहाँ खोली गई? भारत की पहली ई स्पोर्ट अकादमी कहाँ पे खोली गई? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? करा कौन सा जो है एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? ये भी करा रखा मैंने। तो घटपर्डी ये तो आपका कीटभक्षी है, संड्यूक भी आपका कीटभक्षी है। इसमें पूछ रहा कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, प्रोथाइलस ये आपका कीटभक्षी पौधा नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो ये कीटभक्षी पौधे होते हैं, पूछा जाता है ये कहाँ पे उगते हैं? तो जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है ये वहाँ पे उगते हैं। इसलिए जो है नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये जो है छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों को ये खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तानी पेड़ है? कौन सा रेगिस्तानी पेड़ है यानी कौन सा जो है रेगिस्तान में उगता है? तो आपका ताड़। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ताड़। नेक्स्ट है, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है? भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है? तो आर्सेनिक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्सेनिक। अच्छा, पूछा जाता है आर्सेनिक की वजह से कौन सा रोग होता है? तो ब्लैक फुट रोग होता है। ठीक है, ब्लैक फुट रोग किसकी वजह से? तो आर्सेनिक की वजह से होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? करा कौन सा जो है प्राथमिक प्रदूषक है?
तो प्राथमिक इसमें कौन सा है, तो ये SO2 भी है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है और NO2 भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सब मैं अपने प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है इसके बारे में। नेक्स्ट है, जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है? जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो अंतिम स्रोत कौन सा होता है जैविक ऊर्जा का? तो सूर्य होता है, ठीक है, सूर्य। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुयान में किसका प्रयोग वायु शोधक के रूप में किया जाता है? वायुयान में किसका प्रयोग वायु शोधक के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन सी, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। इसका फार्मूला क्या होता है? तो KO2 इसका फार्मूला होता है। बात करते हैं बिना बुझे हुए चूने का। इसका जो है रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड। फार्मूला क्या होता है? CaO इसका फार्मूला होता है। बुझे हुए चूने की बात करते हैं तो ये आपका क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट है, अपघटक किस पोषण स्तर के जीव हैं? अपघटक किस पोषण स्तर में आते हैं? तो ऑप्शन सी, पोषण स्तर 4। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले पोषण स्तर पर कौन आता है? आपका उत्पादक आते हैं। उत्पादक आपका पहले पे आते हैं, इसमें आपका कौन आता है? पेड़ पौधे आते हैं। उसके बाद आपका क्या आता है? प्रथम उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीयक, उसके बाद तृतीयक, और चौथे पे आपका क्या आते हैं? तो अपघटक आते हैं। अपघटक में कौन कौन होता है? आपका कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब क्या होते हैं? अपघटक होते हैं, यानी डिकम्पोजर होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी, जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन शून्य नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो उसका विस्थापन क्या होता है? तो शून्य होता है। इसमें दिया है कि नहीं होता है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई द्रव कब ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता जब स्पर्श कोण का मान होता है? कोई द्रव कब ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता जब स्पर्श कोण का मान कितना होता है? तो ऑप्शन बी, 90 डिग्री से बड़ा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चित्र में यह ग्रह की दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर प्रदर्शित की गई है। यदि ग्रह की गति बिंदु P एवं Q पर क्रमशः V1 तथा V2 हो तो V1 तथा V2 के परिमाण के बीच निम्न संबंध प्रदर्शित होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वह रासायनिक यौगिक कौन सा है जो दो तत्वों से बना है? वह रासायनिक यौगिक कौन सा है जो दो तत्वों से बना है? तो आपका द्विअंगी यानी बाइनरी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाइनरी। नेक्स्ट है, रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं? मैंने बताया है रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? आपका नया पदार्थ बनता है, यानी नए प्रकार के पदार्थ का इसमें निर्माण होता है। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, ये भी आपका सही है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन भी होता है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा, जो रासायनिक परिवर्तन होता है इसमें हमेशा जो है नए पदार्थ बनते हैं। जैसे आपका हो गया दूध से दही बनना, दूध से दही बनना आपका क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। किण्वन क्या है? आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, जलना क्या है? आपका रासायनिक परिवर्तन है। दहन क्या होता है? आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन की एक बड़ी कमी नहीं है? पूछ रहा है कौन सा जो है परमाणु ऊर्जा उत्पादन की कमी नहीं है। पहला है परमाणु विकिरण के आकस्मिक रिसाव का जोखिम, ये तो कमी होता है। विद्युत उत्पादन, ये कमी नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर है, ये तो लाभ है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? मैंने कई बार बताया है वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका में अंतर क्या होता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका भित्ति। देखिए, जो कोशिका भित्ति होती है किसमें पाई जाती है? ये पादप में पाई जाती है। ठीक है, पादप कोशिका में पाई जाती है, और जंतु कोशिका में यह नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है? तो आपका कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, इसमें आपका कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, जो ये पादप कोशिका की कोशिका भित्ति होती है किससे बनी होती है? तो ये सेलुलोज से बनी होती है। किससे? सेलुलोज से यह बनी होती है। नेक्स्ट है, बीजों का अंकुरण क्या कहलाता है जब वे फल के अंदर ही होते हैं?
बीजों का अंकुरण क्या कहलाता है? जब ये फल के अंदर होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे बीबीपेरी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आपका क्या हो गया? नारियल। ठीक है, नारियल इसका एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण कौन सा होता है? तो ऑप्शन सी, पराहरित के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटॉन द्वारा उत्तेजन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया की बात करते हैं, इसका समीकरण क्या होता है? तो 6CO2 प्लस 6H2O और किसके उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनता है आपका? C6H12O6 का निर्माण होता है। और क्या बनता है इसमें? 6O2 बनता है, यानी ऑक्सीजन इसमें बनता है। ध्यान रखिएगा, ये आपका ग्लूकोज क्या होता है? ये उत्पाद होता है। ठीक है, ये उत्पाद होता है। और ये जो ऑक्सीजन होता है क्या होता है? ये आपका उप उत्पाद होता है। ठीक है, उप उत्पाद होता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, ये 1940 से 1945 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। ठीक है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध सभी को पता होगा, 1764 में लड़ा गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था ये? तो ये आपका अंग्रेज और बंगाल के नवाब मीर कासिम, ध्यान सुनिएगा, बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और कौन था इसमें? तो अवध का नवाब शुजाउद्दौला। ठीक है, की संयुक्त सेना के बीच यह युद्ध हुआ था। अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने इसका नेतृत्व किया था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्पादन के लिए आवश्यक औजार, मशीनें, भवन आदि डैश कहलाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? अस्थायी पूंजी कहा जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? देखते हैं। पहला है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हुई थी। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के बाद आपका चौरी चौरा कांड हुआ और इसी की वजह से असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। तो ये आपका फरवरी 1922 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1942 में। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो ये आपका 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसमें पूछ रहा है सबसे पहले कौन सा हुआ? सबसे पहले आपका कौन सा हुआ है? तो असहयोग आंदोलन, तो पहला होना चाहिए। तो इसमें कौन सा है? पहले आपका ए होना चाहिए, उसके बाद आपका बी होना चाहिए, उसके बाद आपका डी होना चाहिए और उसके बाद आपका लास्ट में सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भूतपूर्व INA नेता पर ब्रिटिश भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने का आरोप नहीं लगाया गया था? किसके ऊपर नहीं लगाया गया था? तो मोहन सिंह। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहन सिंह। ऑप्शन सी। देखिए, आजाद हिंद फौज का मुकदमा कब चला गया था? तो 1945 में, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? जिसे लाल किला का मुकदमा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकार को। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो ये संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। आर्टिकल की बात करते हैं तो 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है ये? तो अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है। मूल संविधान में कितना था? तो मूल संविधान में ये आपके 7 थे। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अगर बात करते हैं एक कहाँ गया, तो आपका जो संपत्ति का अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। संपत्ति के अधिकार आप किस आर्टिकल में है? तो आपका आर्टिकल 300A में आपका क्या है? ये कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? ये किस में है? तो ये आर्टिकल 42 में है।
ये भी आपको किसका भाग है, तो डीपीएसपी का भाग है ये। अगला है पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है, तो सभी को पता होगा पंचायत कैसी है, त्रिस्तरीय है, तो ऑप्शन सी। ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, ऑप्शन सी। अच्छा, त्रिस्तरीय संरचना की सिफारिश किसने किया था, तो बलवंत राय मेहता समिति ने। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पंचायत राज व्यवस्था की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। किस भाग में जोड़ा गया इसे, तो भाग 9 में इसे जोड़ा गया था। अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया था। इसमें जो है 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा, तो 7 दिनों बाद जो है ये प्रभावी माना जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, 7 दिन बाद। नेक्स्ट है भारत के उन उपराष्ट्रपतियों के नाम बताइए जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। यहाँ पे उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला, डॉक्टर शंकर दयाल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। अगर पूछा जाता जाए कि कौन से राष्ट्रपति जो है निर्विरोध चुने गए थे, राष्ट्रपति की बात हो तो कौन से चुने गए थे, तो नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है डैश भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है, तो कौन जोड़ता है, तो आपका स्वर्णिम चतुर्भुज, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ये आपका दिल्ली, उसके बाद मुंबई, फिर चेन्नई और कोलकाता को यह जोड़ता है, इसे क्या कहा जाता है, स्वर्णिम चतुर्भुज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भाग मेघालय के पठार का एक उपमंडल नहीं है। करा कौन सा भाग मेघालय पठार का भाग नहीं है, तो आपका गारो तो है, जयंतिया भी है, तो धनसिरी नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। धनसिरी नहीं है, ये आपका असम में है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं है। कौन सा राज्य जो है दक्कन के पठार से घिरा नहीं है। दक्कन का पठार ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में नहीं है, ऑप्शन बी। तो ये आपका कहाँ पे है, ये आपका महाराष्ट्र वाले एरिया में है, फिर आपका ये आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में है, तो तमिलनाडु में है। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आपका क्या है, दक्कन का पठार है, तो ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में यह नहीं है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है। सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है, तो उसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है क्षुद्र ग्रह जो है किसके बीच में होता है, किन ग्रह के बीच, तो आपका ध्यान रखिएगा मंगल ग्रह और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच में आपका ये पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है। सहारा रेगिस्तान ये कहाँ पे स्थित है, सभी को पता होगा, सहारा रेगिस्तान ये आपका उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। अफ्रीका में स्थित है लेकिन कहाँ पे है, तो उत्तर में है ये। और ये कैसा रेगिस्तान है, पूछा गया था टीआरई 3 में, तो गर्म रेगिस्तान है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा किसी वस्तु के अंतिम निम्नलिखित में से कौन सा किसी वस्तु के अंतिम वस्तु के रूप में पहचाने जाने का सही कारण है, तो ऑप्शन बी निर्माता द्वारा इसे आगे और संसाधित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एक अनुवांशिक रूपांतरित फसल है, तो कौन सा है, तो आपका सी बीटी कपास, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1956 में प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला था। रुक्मणी देवी अरुंडेल को कौन सा पुरस्कार मिला था 1956 में, तो पद्म भूषण, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्राम और लघु उद्योग समिति को डैश के रूप में जाना जाता है। ग्राम और लघु उद्योग समिति को किसके रूप में जाना जाता है, तो करवेय समिति के रूप में, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका गठन कब हुआ था, तो 1955 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सी योजना या कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है? कौन सा जो है वित्त से संबंधित नहीं है? तो उज्ज्वला योजना, ठीक है, ये आपका ईंधन से संबंधित है, ये जो गैस बटी थी ना वही है उज्ज्वला योजना। तो ऑप्शन सी, वित्त से संबंधित नहीं है ये। नेक्स्ट है, भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। हाल ही में किसने ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 जीता है? तो ऑप्शन बी, पूर्णिमा देवी वर्मन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब मैंने करंट अफेयर में पढ़ा रखा है, तो अगर आपने करंट अफेयर वाली सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने 9 प्रैक्टिस सेट अभी तक करा रखा है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी विश्व में अस्वास्थ्यकर हवा वाले शहरों की सूची में कौन सा जगह शीर्ष पर है? ये भी करा रखा है मैंने, तो काठमांडू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काठमांडू आपका ये कहाँ की राजधानी है? तो ये आपका नेपाल की राजधानी है। नेक्स्ट है, 5 वर्षों में आयोजित होने वाला गगन शक्ति 2024 अभ्यास हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया? गगन शक्ति 2024 इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो पोखरण में, पोखरण राजस्थान में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों इसमें लगभग जितने भी प्रश्न हैं ये सब मैं आपको प्रैक्टिस सेट में करवा रखा हूँ। अभी तक मैंने जो 22 प्रैक्टिस सेट करवा रखा है, अगर उसको आपने अच्छे से फॉलो किया होगा तो ये प्रैक्टिस सेट आपको बहुत सरल लग रहा होगा। करंट अफेयर भी उठा के देख लीजिए, लगभग सारे प्रश्न जो मैंने पढ़ाया है उसी में से मिल रहे हैं। तो अगर आप इस बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा, तब हम वो सारी सीरीज जो है कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। अप्रैल 2024 में संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये भी मैंने पढ़ाया है, मैंने बोला भी था आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अस्ताना कजाकिस्तान। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्धृत है? कार्बन क्रेडिट की संकल्पना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योटो प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? ये आपका 1997 में यह हुआ था। बात करते हैं पृथ्वी शिखर वार्ता यानी पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था ये। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो ये आपका 1987 में हुआ था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है, सुपोषण किसके आधिक्य से होता है? ये भी पढ़ा है मैंने। सुपोषण किसके आधिक्य से होता है? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के आधिक्य से यह होता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पानी में क्या होता है, यदि नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक हो जाती है तो जो छोटे पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को ज़्यादा लेते हैं, तो पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जो जलीय जीव जंतु होते हैं वो मरने लगते हैं। इसको क्या कहा जाता है? सुपोषण कहा जाता है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का कितना प्रतिशत ह्रास होता है? सभी को पता होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे पूछ रहा है ऊर्जा का कितना प्रतिशत ह्रास होता है? तो ह्रास होता है 90%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है कि एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में कितनी ऊर्जा जाती है? तो 10% ऊर्जा जाती है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, 10 ऊर्जा के प्रवाह का 10% नियम कहते हैं। ये किसने दिया था? तो लिंडमैन ने दिया था, ठीक है। लेकिन इसमें पूछ रहा कितना ह्रास होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 90% का। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड किस सीमा तक रेडियो सक्रियता को अवशोषित करती है? कार्बन डाइऑक्साइड किस सीमा तक की रेडियो सक्रियता को अवशोषित करती है? ये नया प्रश्न है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.5 से 7 माइक्रोन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अति लेड विषाक्तता क्या कहलाता है? ये भी आपका नया है। अति लेड विषाक्तता क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लम्बीरम। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जीव में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? सभी को पता होगा जीव में अत्यधिक विविधता का कारण, तो उत्परिवर्तन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है, एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है, वह अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होता है कौन सा है? तो सबसे कम कौन सा उठा हुआ प्रतीत होगा? तो लाल, क्योंकि लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है सबसे कम होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल। नेक्स्ट है, लोहे के पतले टुकड़े को
तीव्र विद्युत धारा बहती हुई प्रणालिका में रखने पर चुंबकीय दिशा में घूम जाते हैं। तो आपका सी, सभी डोमेनों के सभी परमाणु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धातु के तार का प्रतिरोध होता है। सभी को पता होगा, मैंने कई बार कराया इसके बारे में। धातु के तार का प्रतिरोध क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसकी लंबाई के समानुपाती। जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किसी तत्व के तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल बराबर होता है। तो ऑप्शन सी, परमाणु भार। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चार एक जैसी केतलियों के आधार समान मोटाई की विभिन्न धातुओं से बने हैं जिनमें समान मात्रा में जल डाला जाता है। यदि इन केतलियों को एक जैसे तरीके से यानी एक जैसे अग्नि ताप पर रखते हैं तो जल सबसे पहले किस धातु की बनी केतली में उबलेगा? जो कॉपर की केतली होगी उसमें सबसे पहले जल उबलेगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, वसाओं तथा क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद क्या होते हैं? वसाओं तथा क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद। ऑप्शन बी, साबुन तथा ग्लिसरॉल। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है, वह गुण कौन सा है जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रबल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके आगे रीजनिंग के प्रश्न दिए हैं तो इसका PDF आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।